जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक ये यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक यह यूरोपीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा। जर्मनी का महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि यह 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी 45-50 तक मान सकते हैं, यह यूरोपीय मंचों पर छाया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा। जर्मनी का एकीकरण ये यूरोपीय मंचों पर छाया रहा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा। यह यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा। यही यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा जर्मनी 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छाया रहा। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक, और 20वीं शताब्दी तक, शताब्दी तक 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक ये यूरोपीय मंचों पर छाया रहा। पृष्ठभूमि देखते हैं इसके बारे में। यह यूरोपीय मंचों पर छाया रहा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि जर्मनी जो था ये 300 छोटे छोटे, 1 2 3 नहीं, 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। अब 300 छोटे छोटे राज्यों में तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी एकीकरण में। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, राज्यों में विभाजित था। जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, तो मतलब काफ़ी दिक्कत आएगी इसके एकीकरण में। और यह ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी शक्तियों का, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी शक्तियों का भी प्रभाव था। इस पे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी शक्तियों का भी प्रभाव था। इस पे ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जैसी शक्तियों का प्रभाव था, और फ्रांस जैसी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी शक्तियों का महत्व था, जैसी शक्तियों का प्रभुत्व था, शक्तियों का प्रभुत्व था। अब ऑस्ट्रेलिया के जिन छोटे छोटे राज्य थे, 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, यहाँ की असमानताएं भी मौजूद थी। मतलब असमानताएं का मतलब हो गया कि बोली भाषा कुछ नहीं था, कोई शक्तिशाली था, कोई शक्तिशाली नहीं था।
और किसी की आय ज़्यादा थी, किसी की आय कम थी, और इनकी बोली भाषा भी अलग थी। और ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का प्रभुत्व इन राज्यों पर था। तो हम देखिए 300 छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड बटा था, और फ्रांस ऑस्ट्रिया जैसे देशों का प्रभुत्व था। मतलब किसी की सैनिक शक्ति ज़्यादा थी, किसी की सैनिक शक्ति कम थी, और काफ़ी असमानताएं मौजूद थी। अब एकीकरण का बाधक तत्व देखते हैं। एकीकरण की बाधक तत्व कि कौन कौन से एकीकरण के बाधक थे। मतलब बाधक का मतलब होगा कि एकीकरण में दिक्कत किसकी जगह पर आई। एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण में एकीकरण एकीकरण के बाधक तत्व एकीकरण एकीकरण के बाधक तत्व बाधक तत्व। अब एकीकरण के बाधक तत्व के, क्योंकि ये मतलब कि काफ़ी असमानताएं मौजूद थी, तो जाहिर सी बात है 300 छोटे छोटे राज्य थे, उनमें राजा थे 300 छोटे छोटे, तो वो राजा भी विरोध करेंगे। काहे को चाहेंगे कि हमारा राज्य चला जाए, हमारा पद चला जाए। उससे पहले वहाँ के जो राज्य थे वह छोटे छोटे, वह भी एक बाधा थे। वो नहीं चाहते थे कि हम जर्मनी में मिल जाएं। छोटे छोटे राज्य भी छोटे छोटे राज्य भी एकीकरण में बाधा थे। एकीकरण में बाधा थे। छोटे छोटे राज्य भी एकीकरण में बाधा थे, और वह नहीं चाहते थे, और वह नहीं चाहते थे कि हमारा राज्य चला जाए। हमारा राज्य चला जाए। देखो जो छोटे छोटे राज्य थे जर्मनी के, वो भी नहीं चाहते थे कि हमारा राज्य चला जाए। वो भी नहीं चाहते थे कि हमारा राज्य चला जाए। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी एक बाधा थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे सरहद पर या हमारे देश की सीमा पर कोई एक शक्तिशाली जर्मन राज्य का निर्माण हो। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी नहीं चाहते थे कि हमारे देश के सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो। और वहाँ की जनता भी विरोधी थी। जाहिर सी बात है 300 हो गए, 300 राज्य, तो कुछ जनता भी विरोध करेगी इस बात को लेकर कि उनकी जर्मनी का एकीकरण, कुछ जनता विरोध करेगी। तो जो 300 छोटे छोटे राज्य थे वो भी नहीं चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी नहीं चाहते थे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी शक्तिशाली बेस का निर्माण हो। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी नहीं चाहते थे कि हमारे सीमा पर छोटे छोटे मतलब राज्य मिलकर बड़े राज्य का निर्माण हो और ये हमारे देश के लिए एक बाधा बने। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस का इसमें भी रुचि था, और छोटे छोटे राज्य भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो। अब हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट और जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व। जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व जैसे जो एक जिलेबरिन संस्था थी उसके बारे में भी देखेंगे।
और जलिबेरी संस्था थी उसने भी चुंगी के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने भी। और बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक तत्व में यही हो जाता है कि बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट इसने राइन के 39 राज्यों को मिलाकर राइन संघ बनाया। मतलब 39 राज्यों को मिलाकर राइन नदी के किनारे राइन संघ बनाया उसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। 39 राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों को मिलाकर राइन संघ बनाया। 39 राज्यों को मिलाकर राइन संघ बनाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट का ही राइन संघ बनाया था क्योंकि राइन नदी जर्मनी के लोग पवित्र भूमि मानते थे। राइन नदी के किनारे के भाग को जर्मनी के लोग पवित्र भूमि मानते थे। राइन नदी के किनारे जर्मनी के लोग पवित्र भूमि मानते थे। जब राइन के लोग मतलब कि जर्मनी के लोग राइन नदी के किनारे जो राइन संघ का निर्माण हुआ, फ्रांस का प्रभुत्व था, उससे में पवित्र भूमि मानते थे। इससे भी उनमें एकीकरण की भावनाएं तेज हुई। और जब नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू की, तब इन 39 राज्यों का व्यापार और वाणिज्य ठप हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 राज्यों को मिलाकर राइन संघ बनाया और जर्मनी के लोग राइन संघ को मतलब जो राज्य का निर्माण हो उसे पवित्र भूमि मानते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, तब राइन संघ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की तब राइन संघ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की तो राइन संघ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। चौपट मतलब खराब हो गई, क्योंकि इंग्लैंड से व्यापार करना नहीं, इससे भी और चौपट हो गई। राइन संघ का निर्माण किया और जर्मनी के लोग राइन भूमि को पवित्र भूमि मानते थे और महाद्वीपीय व्यवस्था लागू होने के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। अब जो
एकीकरण में दार्शनिक की भूमिका। जर्मनी के एकीकरण में दार्शनिक की भूमिका। दार्शनिक की भूमिका। दार्शनिक की भूमिका, हर देश का एकीकरण हुआ, स्वतंत्रता हुई, क्रांतियाँ हुई, सब में कुछ ना कुछ दार्शनिक का महत्वपूर्ण भूमिका हो ही जाती है। तो इससे जर्मनी के एकीकरण में भी दार्शनिकों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हीगेल ने मतलब राजतंत्र को बढ़ावा दिया, इससे राजतंत्र समर्थक थे और राजतंत्र के साथ ही जर्मनी का एकीकरण होना था। हमबोल्ट ने फ्रांस विरुद्ध नारे दिए। हमबोल्ट ने, हर्बर्ट थे, हमबोल्ट हर्बर्ट ने फ्रांस विरोधी नारे दिए, विरोधी नारे दिए। फ्रांस विरोधी नारे थे। हीगेल ने हमबोल्ट और हर्बर्ट ने फ्रांस विरोधी नारे दिए और हीगेल ने राजतंत्र को बड़ा माना। मतलब हीगेल ने राजतंत्र को बड़ा माना और इससे सीख लेते हुए बिस्मार्क ने राजतंत्र के तहत एकीकरण करना चाहा। हीगेल ने राजतंत्र को अच्छा माना, बड़ा माना, अच्छा माना। मतलब यही हो जाता है कि अच्छा माना। हीगेल का मतलब था, सीधा सा मतलब था इनका कि जो राजा और ईश्वर का जुड़ाव होता है, मतलब राजा बीच की कड़ी क्या निभाता है, राजा बीच का कड़ी निभाता है। मतलब कि जनता को ईश्वर से जुड़ने के लिए राजा की जरूरत होती है। हीगेल ने बताया। हीगेल ने राजतंत्र को अच्छा माना और बिस्मार्क ने सीख लेते हुए, और बिस्मार्क ने सीख लेते हुए राजतंत्र से एकीकरण करना शुरू किया, करना प्रारंभ किया। मतलब हीगल से सीख लेते हुए बिस्मार्क ने राजतंत्र से एकीकरण करना प्रारंभ किया। बिस्मार्क जो कैसर विलियम का प्रधानमंत्री हो जाता है। अब ये जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति अपनाया, मतलब कि तलवार और उससे एकीकरण किया। इसने विदेशी सहायता नहीं ली, जाहिर सी बात, और विदेशी सहायता ली भी तो वह नाम के तौर पर ली। रक्त और लौह की नीति अपनाया। जो जोलोवेरिन संस्था थी, अब उसके बारे में देख लेते हैं। हमबोल्ट और हर्बर्ट ने फ्रांस विरोधी नारे दिए और हीगेल ने राजतंत्र को बड़ा माना और बिस्मार्क ने सीख लेते हुए राजतंत्र के माध्यम से एकीकरण करना चाहा। अब जोलोवेरिन संस्था
सैनिक संस्था चुंगी के माध्यम से, चुंगी संघ के माध्यम से चुंगी संघ मतलब चुंगी लगा के और इससे इन चुंगी लगा के मतलब जब चुंगी लगाए राज्यों से तो इससे काफ़ी रुपया आया, जिससे एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुंगी लगाकर जो रुपया आया और इससे भी जर्मनी के राज्यों में आपस में समन्वय बैठाने की कोशिश की गई। चुंगी संघ के माध्यम से जर्मनी के राज्यों में आपस में समन्वय बैठाने की कोशिश की गई। आपस में समन्वय बैठाने की कोशिश की गई। जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों में आपस में समन्वय बैठाने की कोशिश की गई चुंगी संघ के माध्यम से। और यह पता चल गया कि जर्मनी के एकीकरण में परसा जो कैसल विनियम जिस पर राज्य करता था वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इससे यह पता चल गया कि परसा इस सब में काबिल है। मतलब सैनिक उसके पास है और लोहे और कोयला जैसे धातुओं का निर्माण कला भी उसको मालूम है। वह सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली है, आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है। जल्दी ही पता चल गया परसा इस सब में काबिल है। मतलब कि एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और वह सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सैनिक दृष्टि हो जाती है। और वह सैनिक दृष्टि से परसा सैनिक दृष्टि से उन राज्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ज्यादा शक्तिशाली था। उन राज्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। परसा सैनिक दृष्टि से उन राज्यों में शक्तिशाली था। इससे भी परसा को बल मिला और परसा ने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले चरण में औद्योगिक विकास तो लोक की नीति और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण युद्ध और बिस्मार्क की नीतियां देखेंगे। अगले चरण में परसा सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली था और इसकी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी।